गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने रिफ्रैक्शन की एक वीडियो अपलोड की थी और उस रिफ्रैक्शन की वीडियो में मैंने बच्चों आप लोगों को रिफ्रैक्शन का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं रिफ्रैक्शन की जल्दी ही दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम थोड़ा सा पोर्शन कवर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर थोड़ा सा पोर्शन नहीं, आप फिर से एक वन शॉट वीडियो बना दो, जैसे आपने रिफ्लेक्शन की बनाई थी वैसे एक रिफ्रैक्शन की वीडियो बना दो। तो स्टूडेंट्स कल की जो वीडियो थी उसके आगे का सारा पोर्शन यानी कि बचा हुआ पूरा रिफ्रैक्शन का पोर्शन मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, मतलब कल की वीडियो को जो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट था उसको और आज के सेकंड पार्ट को देख लेते हो, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना पोर्शन हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना पोर्शन जितने टॉपिक हमारे बोर्ड में आते हैं वो सारे टॉपिक मैं आके यहाँ पे आपके कवर कर दूंगा, है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या था मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं जो मैंने कल बताया था। तो रिफ्रैक्शन क्या था, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट रे नॉर्मल से या तो दूर चली जाती है या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मैंने आपको उसका रीजन बताया था कि क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट टाइम पे चेंज होती है। अलग अलग टाइम पे लाइट की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से यहां पे रिफ्रैक्शन होता है। बच्चों, रिफ्रैक्शन के उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे हमने बेंडिंग ऑफ स्टिक किया था, रेजिंग ऑफ कॉइन किया था। आज हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका उसका रिफ्लेक्शन के लॉस थे। तो पहला है तुम्हारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये अपने आप अंडरस्टूड है, इसमें कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग सेकंड लॉ से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकंड लॉ कहता है रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, यहां पर आएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। बच्चों, इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक रेशो लूं, किसका रेशो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन मतलब वही साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो लिया जाए, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो लिया जाए तो इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। बच्चों, ये है तुम्हारा सेकंड लॉ, बहुत आसान। अच्छा, इसके स्टेटमेंट की प्रॉब्लम कभी कभी होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट याद करने के लिए फॉर्मूला याद कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारा सिंपल एकदम स्टेटमेंट बन गया कि रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। बच्चों, ये जो लॉ था ये दिया था स्नेल ने और इसीलिए इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एग्जाम में आता है, स्नेल्स लॉ लिखो, या एग्जाम में आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो। तो बच्चों, स्नेल्स लॉ आ जाए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दोनों लिख दोगे और स्नेल्स लॉ में सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इसका रेशो ले लो विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। बच्चों, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे इस चैप्टर में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है, किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो साइन आई है इसकी कोई यूनिट नहीं है। अगर मान लो तुम कहोगे साइन 30, तो तुम्हें पता है मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इस 1/2 की कभी कोई यूनिट लिखी है? नहीं लिखी। तो देखो ये भी तुम्हारा यूनिट लेस है, ये भी तुम्हारा यूनिट लेस है, मतलब ना इसकी यूनिट होती ना इसकी यूनिट होती। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे मान लो लाइट रे एयर से वाटर में जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट रे एयर से ग्लास में जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनफैक्ट वाटर से ग्लास में जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो बच्चों ये जो वैल्यूज होती है ना, इसकी कुछ अपनी वैल्यू होगी, इसकी कुछ अपनी वैल्यू होगी, इसकी कुछ अपनी वैल्यू होगी। किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब एयर और वाटर के बारे में बात करेंगे, जब एयर और ग्लास के बारे में बात करेंगे तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा। जब हम वाटर और ग्लास के बारे में बात करेंगे तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम में यहाँ पे 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अब ध्यान से, मान लो मैंने कहा कि स्पीड, या ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बस, बहुत आसान। ये है तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जैसे कि अगर मैं इस ग्लास की जगह कोई मीडियम लिख दूं, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो यहां पर भी ग्लास की जगह क्या आ जाएगा? मीडियम आ जाएगा। तो करना क्या है अपने को बच्चों, यहां पे वैक्यूम भी लिख सकते हो। मैंने तुम्हें बताया था कि एयर और वैक्यूम में स्पीड की लाइट ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उससे एयर में लाइट की स्पीड को डिवाइड कर दो। बच्चों ऊपर वाली वैल्यू फिक्स रहेगी, हमेशा ऊपर एयर या वैक्यूम रहेगा, और नीचे जिस मीडियम की बात करेंगे उस मीडियम की हम लाइट की स्पीड लिख देंगे, है ना। तो सिंपल हो गया बिल्कुल। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? लाइट की स्पीड इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, या जो भी मीडियम तुम्हें गिवन है उसमें हम लोग इसको रख सकते हैं। अब देखो यहां से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सबसे पहले अगर बच्चों मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना हो, जिसको हम ऐसे लिखेंगे NA। N का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। A का मतलब क्या है? एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है तुम्हारा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मैंने बताया ऊपर वाली वैल्यू फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो मैंने इसको लिखा VA। VA का मतलब क्या है? स्पीड। V का मतलब स्पीड, A का मतलब एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बच्चों मीडियम का मतलब क्या हुआ? यहां पे मैंने मीडियम कौन सा लिया? एयर। तो नीचे भी क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऊपर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो VA आ गया, नीचे है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कौन सा है? मीडियम तो एयर ही है ना, तो यहां पर मैंने VA लिख दिया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ध्यान दो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। बच्चों ये वैल्यू फिक्स है, और ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। ये वैल्यू कैसी है? मिनिमम वैल्यू है। तुम लोग समझ सकते हो कि वैक्यूम से रेयरर मीडियम कुछ भी नहीं हो सकता। भाई वैक्यूम में तो पार्टिकल ही नहीं है, तो इसका मतलब वैक्यूम से ज्यादा रेयरर मीडियम कोई भी नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू कैसी होती है? मिनिमम वैल्यू होती है। मेरी बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब इसके बाद दूसरी आती है तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लो मुझसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे निकालना है, तो NG लिख देंगे इसको। देखो क्या होगा, ध्यान से समझो। ऊपर वाली वैल्यू फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि मैंने मीडियम क्या लिया है इस बार? ग्लास लिया है। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था, कल ही बताया था जब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸। ग्लास में कितना होता है बच्चों? 2 × 10⁸। तो आंसर कितना आ गया? 1.5। ये होता है तुम्हारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल चल रहा है ना? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5 होता है। बच्चों ऐसे ही अगर मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा, निकाल लोगे ना वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸। तो आंसर आएगा बच्चों तुम्हारे पास 1.33, यानी कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.33 होता है। ठीक, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चल रहा है,
हम लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मैंने बताया तुम्हें 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। यहां से एक पॉइंट और निकल के आएगा, ध्यान से समझो बिल्कुल। देखो बच्चों ऊपर वाली वैल्यू फिक्स है, ये क्या है फिक्स यानी कि कांस्टेंट है, मुझे ऊपर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही लेना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का, हम मीडियम की बात कर रहे हैं यहां पे, जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर समझो, देखो ऊपर की वैल्यू तो फिक्स है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या ज्यादा होगा तो किसकी वजह से होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की वजह से होगा। अच्छा देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन में है यानी कि डिनोमिनेटर है, तो तुम कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी मीडियम, है ना। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में जितनी ज्यादा होगी, तुम देख सकते हो यहां पे देखो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ग्लास में लाइट की स्पीड इन तीनों में सबसे कम होती है, तो देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के बीच में आता है, क्योंकि वाटर में लाइट की स्पीड इन दोनों के बीच में होती है, यानी कि 2.25 इंटू 10 की पावर 8 होती है। कहने का मतलब अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करते हो, देखो 1 से ऊपर 1.33, 1.33 से ऊपर 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है और स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा इन तीनों में, इसकी स्पीड सबसे कम हो गई। कहने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इन मीडियम। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, या फिर जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज्यादा होगी। बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहने का मतलब हुआ, देखो यहां पे ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है बच्चों, सॉरी यहां पे आएगा W, है ना, वाटर का। सबसे ज्यादा किसका है, ग्लास का, तो Ng आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी पता है इसमें डिक्रीज हो रही है। तुम देख सकते हो यहां पे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं बच्चों। जो हमारे पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी है वो किसमें है, एयर में, तो इसको हमने लिखा क्या, VA। उसके बाद उससे कम वेलोसिटी किसमें है, वाटर में, तो मैंने लिखा VW। सबसे कम वेलोसिटी किसमें है, ग्लास में, तो VG। तो तुम देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। एग्जाम में तुम्हें क्या करते हैं लोग, ये तुम्हें ना 3 या 4 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे और तुमसे कहेंगे कि स्पीड को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। तो तुम क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करोगे, स्पीड को डिक्रीज करोगे, यानी कि एक बढ़ेगा और दूसरा कम होगा। देखो मान लो तुम्हें यही वाला एग्जांपल दे दिया जाए कि स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर में 1, ग्लास में दे रखा है 1.5 और वाटर में दे रखा है 1.33। तो तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो तुमने स्पीड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी स्पीड कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी स्पीड ज्यादा। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखो अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम ही टर्म है बट थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। देखो थोड़ा समझते हैं पहले, ये मेरे पास एक रेयरर मीडियम है, ये मेरे पास एक डेंसर मीडियम है। जैसे मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। बच्चों एक लाइट रे आई, पता है ना तुम्हें, जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब ध्यान से समझना, रिफ्रैक्शन किस में हुआ, 2 में। समझना, इसमें इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्शन किस में हुआ, मीडियम 2 में। तो तुमने लिखा यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। फिर समझो, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा उसी का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे। तो रिफ्रैक्शन किस में हुआ, 2 में, तो तुमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू। फिर सुनो, विद रेस्पेक्ट टू कौन सा मीडियम, मीडियम 1। अब इसका मतलब समझ लो, स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1।
इसका मतलब है लाइट रे 1 से किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ जा रही है, बाद वाले से पहले वाले की तरफ जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मतलब रिफ्रैक्शन हुआ 2 में, तो लाइट रे किसके अंदर गई है, 2 में गई है। विद रेस्पेक्ट टू 1 इसका मतलब हुआ कि लाइट रे 1 से किस में गई, 2 में गई। बच्चों इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 and 2, ये लिखना बड़ा आसान है, 1 से 2 में। इसका मतलब समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्शन हुआ 2 में, विद रेस्पेक्ट टू 1, 1 से लाइट रे 2 में गई, 1 से लाइट रे 2 में गई। इसको हम लिखते हैं 1 and 2, 1 and 2 का मतलब होता है लाइट रे गई 1 से 2 में। याद करने का सबसे आसान तरीका, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें दे दिया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, लाइट रे ए से किस में जा रही है, जी में जा रही है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ए एन जी, क्योंकि लाइट रे ए से जा रही है जी में, तो ए एन जी। तो लाइट रे 1 से 2 में जा रही है, तो मैंने लिखा 1 and 2 इक्वल टू, फॉर्मूला बहुत आसान, फॉर्मूला होता है V1 अपॉन V2, खत्म। ये तुम्हारा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल एकदम, 1 and 2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम्हें दिया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब लाइट रे 2 से जा रही है 1 में, तो मैंने इसको लिखा 2 and 1। और बच्चों फॉर्मूला क्या बना दिया, जैसे यहां फॉर्मूला V1 अपॉन V2 था, ऐसे यहां फॉर्मूला क्या बन गया, V2 अपॉन V1। मेरी बात समझ में आ रही है ना, एकदम इजी है, जिस मीडियम की बात की जाए उसके अकॉर्डिंग तुम अपना फॉर्मूला बना दोगे। जैसे मैंने यहां पे बताया, यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा, VA अपॉन VG, एकदम सिंपल। अच्छा देखो एक चीज, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कर दूं और इसको इक्वेशन 2 कर दूं और उसके बाद में यहां पे मैं 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तब देखो क्या होगा। यहां पे क्या है 1 and 2, यहां पे क्या है 2 and 1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V1, सही है ना। देखो बच्चों ये तो मरेंगे एक दूसरे से, तो आंसर आएगा 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बना। अगर लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे में जाती है, फिर दूसरे से वापस पहले में आ जाती है, तो पहले से दूसरे में गई, दूसरे से पहले में आई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बच्चों इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल डालूंगा, रिफ्लेक्शन के भी एक साथ डालूंगा, कुछ रिफ्रैक्शन के डालूंगा, प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डालूंगा, तो उस वीडियो में तुम्हें इसके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक, अगर मान लो मैं 3 मीडियम ले लूं, 1 and 2, 2 and 3 और 3 and 1, तो इसका आंसर भी कितना आता है, 1 आता है। तुम रख के देख लेना, V1 अपॉन V2, V2 अपॉन V3, V3 अपॉन V1, जब थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट करोगे सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि लाइट रे जिस मीडियम में स्टार्ट होगी वापस उसी मीडियम में जाएगी, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 1 में। मैं अगर सबकी मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम के बारे में बात की जा रही है। बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। फिर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 का मतलब हुआ 1 से 2 में, इसको मैंने लिख दिया 1 and 2 यानी कि V1 अपॉन V2, और इसी तरीके से फॉर्मूला बनाया V2 अपॉन V1, इनकी मल्टीप्लाई करके देखा तो मुझे ये फॉर्मूला मिला। 3 मीडियम लेंगे तो मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा। तो ये बच्चों हमारा हुआ कंप्लीट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको जल्दी से कंप्लीट करो, फिर हम लोग लेंसेज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अच्छा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक बुक है, तो बच्चों मैंने क्या करा, मैंने इसको बोल दिया एक ग्लास स्लैब। देख रहे हो, ये एक बुक है, मैंने इसको बोल दिया ग्लास स्लैब, है ना। यानी कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगल है, लाइट रे यहां से एंटर करेगी और इसके अंदर से होते हुए दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो, एक ग्लास का बना हुआ है, एक ग्लास का बना हुआ है, एक क्यूबॉइड टाइप का है, लाइट रे एक सिरे से एक सरफेस से एंटर करेगी और दूसरे फेस से बाहर आ जाएगी। यहां पर देखो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया गया है ABCD। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो तुमसे कहा जाएगा कि एक इंसिडेंट रे है, ये क्या है,
एक इंसिडेंट रे, ठीक। इंसिडेंट रे पहुंची बच्चों इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को तुमने बोल दिया पॉइंट O, ठीक। अब जब लाइट रे O पे पहुंची तो यहां पर क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। देखो ऊपर है एयर, यहां पर क्या है ग्लास, और फिर यहां पर क्या है एयर, ठीक। तो लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है। तुम्हें पता है ना एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और देखो ये लाइट रे इस वाले पाथ पे जानी चाहिए थी, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है ना। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये बच्चों इसका ओरिजिनल पाथ है और ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। देख रहे हो, इस वाले पाथ पे जाना चाहिए था, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल की तरफ बेंड होने के बाद इसको हम बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इसको हटाए थे चलो ग्लास को। अच्छा अब बच्चों यहां से ये लाइट रे पहुंची और ये दूसरे वाले, अब देखो दूसरी वाली सरफेस आ गई। यहां पर क्या है, फिर से इसको मीडियम चेंज करना पड़ेगा। इस बार ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी। तो जब देखो, अच्छा ये दोनों लाइटें, ये दोनों जो नॉर्मल हैं, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। ये दोनों नॉर्मल कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये थर्ड लाइन इसको कट कर रही है, यानी कि कुछ ऐसे करके बना हुआ है अरेंजमेंट, एक ये पैरेलल एक ये पैरेलल, दो लाइनें और इनके बीच में कट करा है। तो क्या ये दोनों एंगल हमारे ऑल्टरनेट एंगल नहीं बन गए, है ना। जब ऑल्टरनेट एंगल बन गए तो बच्चों ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए। सही है, ये भी रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अच्छा होगा क्या, जब ये लाइट रे सेकंड वाली सरफेस पे पहुंचेगी तो ये जाएगी बच्चों डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये जो लाइट रे बाहर आएगी इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये होती है हमारे पास इमर्जेंट रे। और बच्चों इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहां लिख देते हैं, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमारा सिंपल हो गया, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाए और दूसरे से वापस पहले में आ जाए तो ये क्या होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। जो वापस पहले में आई है ना उसको इमर्जेंट रे कहते हैं, और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। यहां पर एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है और ये जो इमर्जेंट रे होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब डायरेक्शन तो इनकी सेम होती है लेकिन ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई। ओरिजिनल पाथ ये वाला था, उसी डायरेक्शन में जा रही है, अब भी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल एक दूसरे के, बट क्या हुआ, थोड़ा सा पाथ चेंज कर दिया, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई। बच्चों ये जितना डिस्प्लेस हुई, देखो ये इतना डिस्प्लेस हुई है, तो ये जितना डिस्प्लेस हुई इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया तुम्हारा। तो ये क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितना ये पैरेलली डिस्प्लेस हुई, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से जितना डिस्प्लेस हुई उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट सिंपल है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखने वाली है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होते हैं। अच्छा मान लो तुम्हें इस बात को प्रूव करने के लिए कह दे, ठीक है, तुमसे कह दे इस बात को प्रूव करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होते हैं। तो क्या करोगे तुम, एक बार स्नेल्स लॉ लगाओगे इस वाली सरफेस पे, एक बार स्नेल्स लॉ लगाओगे इस वाली सरफेस पे। कैसे लगाओगे मैं बताता हूं तुम्हें। तो तुम लो, मान लो ये सरफेस ए बी है, चलो ए बी की बात कर लेते हैं। ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन आई अपॉन साइन आर। पता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है आर। तो तुमने कहा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो यहां पर तुमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा, देखो ध्यान से, लाइट रे जा रही है एयर से ग्लास में, जब एयर से ग्लास में जा रही है तो मैंने इसको लिख दिया ए एन जी। मेरी बात समझ में आ रही है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया, ए एन जी। क्लियर है। अच्छा अब देखो एक बात, जब मैं सरफेस लेता हूं कौन सी, सी डी, तो इस सी डी सरफेस पे ध्यान दो। अब लाइट रे जा रही है
डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। चलो नॉर्मल से दूर चली गई। ये क्या है बच्चों, इस बार ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये इंसिडेंट रे हो गई इस वाली सरफेस के लिए, ये इंसिडेंट रे हो गई। तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या काम करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो तुमने क्या लिखा, साइन आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन ई इक्वल टू एन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा, ग्लास से एयर में, तो ग्लास से एयर में। सिंपल है एकदम, ग्लास से एयर में, यहां पे क्या था, एयर से ग्लास में। तुमने क्या किया बच्चों, दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दी, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई, सही है ना, और इक्वल टू कितना हो गया, ए एन जी इंटू जी एन ए। ठीक, अब बच्चों ये क्या है, देखो तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू 1 होता है, तो ये वैल्यू तुम्हारी 1 के बराबर हो गई। साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, तो ये हुआ साइन आई अपॉन साइन ई, तो यहां से आएगा साइन आई इक्वल टू साइन ई, मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। यही तो तुम्हें प्रूव करना था। तो कभी कभी एग्जाम में वो क्या करता है, वो तुम्हें केवल एक एंगल देता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है और इस डायग्राम को बनाओ, तो तुम क्या करते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सा भी एंगल पे इसको थोड़ा सा बेंड करा दो। और ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस को बराबर रखना होता है, और ये लाइट रे लेटरली डिस्प्लेस होकर के पैरेलली इसके ओरिजिनल रे के पैरेलल में चली जाती है, यानी कि ओरिजिनल रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मुझे लगता है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको कंप्लीट करिए। तो देखो बच्चों, लेंसेज की बात करते हैं। जैसे हमारे पास मिरर थे ना, वैसे ही हमारे पास लेंस है। बच्चों मिरर में याद करो, कॉन्वेक्स मिरर जो था वो तुम्हारा डाइवर्जिंग था और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था। जस्ट अब उसको हम उल्टा करने वाले हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, पहले इसकी पहचान करो। देखो साइड से ये कैसा है, थिन, और सेंटर से कैसा है बच्चों, ये थिक। तो साइड से थिन होता है, एजिस पे से थिन होता है, और सेंटर पे से थिक होता है। ये बच्चों कॉनकेव लेंस कैसा है, ये साइड में से एजिस पे से है हमारा थिक, और सेंटर पे से कैसे है, थिन। ठीक, तो ये हमारे पास दो लेंस हो गए। ये जो लेंस है कॉन्वेक्स, ये कैसा है बच्चों, ये है तुम्हारा कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग याद है, कन्वर्जिंग का मतलब है लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देना। ये वाला कैसा है, ये है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब हुआ लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज देना। अच्छा कन्वर्जिंग देखते हैं। अब सबसे पहले देखो, इस लेंस का जो सेंटर है उसको मैंने O लिखा है। बच्चों O जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ही इस वाले लेंस का जो सेंटर है उसको भी मैंने O लिखा है, तो O क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए अब यहां पे ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेम मिरर की तरह। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की तरह। ठीक है चलो, अब बच्चों यहां पर क्या है कि हमें बात करनी है प्रिंसिपल फोकस की। तो जरा एक चीज ध्यान दो, वहां पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो नहीं है, यहां पर क्या है देखो, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था वो 2f के बराबर होता था, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। देखो यहां पे बच्चों हम दो सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं, एक सर्कल इधर कंप्लीट होगा, एक सर्कल इस साइड में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहां पे दो सर्कल हो सकते हैं, दो स्फीयर हो सकते हैं, और उन दोनों के सेंटर हो सकते हैं। तो यहां पर क्या है, दोनों तरफ सेंटर लिया जाता है। बच्चों सेंटर को हम C से ना लिख करके 2f से लिखते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें याद होगा फोकस के डबल पे होता है। तो यहां पर हम f की जगह क्या लेते हैं, 2f लेते हैं। तो यहां पर हमने लिया 2f, और यहां पर भी हमने लिया 2f। अब ये इसमें बड़ा कंफ्यूज करता है कि हमारे लिए कौन सा f काम करेगा, तो चलो वो भी पता लगाएंगे अभी। अब देखो ये कन्वर्जिंग है, हमने क्या किया, कुछ रेज को पैरेलल बुलवाया। आ जाओ भाई, पैरेलल रेज आ जाओ। कौन सी पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये पैरेलल रेज कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड होंगी, और जिस पॉइंट से होकर के जाएंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। बच्चों वो फोकस इस O और 2f का सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि ये वाला f। तो ये लाइट रे इस वाले पॉइंट से होके चली गई। मेरी बात समझ में आई। तो दो रेस पैरेलल आई और जिस पॉइंट से होके गई उसको हमने क्या बोल दिया, फोकस। बच्चों ये वाला जो f है ये कौन सा है, ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अब क्या है,
अच्छा इमेजिन करो अगर लाइट रे राइट साइड से आने लगे, अगर लाइट रे, हमेशा ऑब्जेक्ट को यार लेफ्ट में रखा जाएगा मुझे पता है, मान रहा हूं, लेकिन अगर लाइट रेज राइट से आने लगी तो क्या होगा, ये राइट साइड से आने वाली रेज इधर की तरफ किसी पॉइंट से होके जाएंगी। तो यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और ये तुम्हारा होता है बच्चों सेकंड फोकस। सेकंड फोकस हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारे लिए ये प्रिंसिपल है, फोकस इंपॉर्टेंट है। तो हम जो अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा बच्चों वो राइट साइड में रहेगा। ये ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस राइट साइड में रहेगा। अगर भूल जाओ तो इमेजिन कर लेना कि पैरेलल रेज आ रही है, लेफ्ट साइड से दो रेज पैरेलल आ रही हैं और जिस फोकस से होके जाएंगी उसको हम कह देंगे प्रिंसिपल फोकस। बच्चों सेकंड फोकस की पहचान के लिए हम यहाँ पे f' 2f' लगा देते हैं। कुछ बुक्स क्या करती हैं, यहाँ पे f1 और 2f1 लगा देती हैं, और कभी कभी एग्जाम में हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पे f2f और यहाँ पर भी f और 2f लिखा हुआ आता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये वाली रेज है वो कैसी होनी चाहिए, ये वाला जो हमारा है ये कैसा हो, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा और ये वाला हमारा सेकंड फोकस होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में इसका कौन सा होगा, सेकंड फोकस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट? अब आ जाओ बच्चों सेकंड वाली टाइप में, यानी कि कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस कैसा है बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब हो गया रेज को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज देगा। बात ध्यान से सुनना, रेज को, इसको हटा दे, रेज को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज देगा। इसका भी क्या होगा बच्चों, दो इसके होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f। भाई एक सर्कल तो इस साइड में कंप्लीट हो रहा है, एक सर्कल इस साइड में कंप्लीट हो रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 2f ले लिए। अब देखेंगे कौन सा 2f है और कौन सा 2f' है। अभी तो हमने इसमें दोनों तरफ 2f ले लिए। अब क्या हुआ, दो रेज आई, कैसी होंगी अपने आप सोचो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक बच्चों, ये रेज अब डाइवर्जिंग है, तुम्हें पता है ना डाइवर्जिंग क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाएंगी। तो तुम क्या करोगे, यहां पर एक पॉइंट बनाओगे f और तुम कहोगे भाई ये रेज यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दूर जाएंगी, ऐसे जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएंगी। तो कहां से आती हुई दिखाई देंगी, इस फोकस से आती हुई दिखाई देंगी। तो कहने का मतलब हुआ ये लाइट रे ऐसे चली गई और ये वाली लाइट रे कुछ ऐसे चली गई। देख लो तुम, इसको डॉटेड कर देते हैं, ये ऐसे चली गई है ना। तो ये लाइट रे इस पॉइंट से आती हुई दिखाई पड़ी, यहां से होके गई नहीं है। ध्यान देना, इस वाले फोकस से लाइट रे रियल में होके गई थी, इस वाले फोकस से लाइट रे आती हुई दिखाई पड़ी है। बच्चों जिस पॉइंट से लाइट रे आती हुई दिखाई पड़ेंगी यहां पर ये होगा तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और जाहिर सी बात है अगर लाइट रे राइट साइड से आती तो डाइवर्ज हो जाती और जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती वो कौन सा होगा, सेकंड फोकस। इसको हम बोल देंगे सेकंड फोकस। सेम पहचान करने के लिए यहां पे f' लगा सकते हैं, f1 2f1 लगा सकते हैं, f और 2f भी छोड़ सकते हैं अगर हमें याद रहे। तो ये हमारा कैसा है, फोकस और सेकंड फोकस। ये हमारा है फोकस और 2f, ये है सेकंड फोकस और 2f। मेरी बात समझ में आ रही है? याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स का फोकस या प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में होता है और कॉनकेव का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में होता है। बच्चों ये जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस है उसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और स्मॉल f क्या है हमारा, फोकल लेंथ। यहां पर भी f, इसको हटा दो, f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। अब तो देखो ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, बट हमें क्या करनी है, हमें ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस लेनी है, जिसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्लियर हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने मिरर में कुछ रूल्स पढ़े थे, वहां पे हमने 4 रूल पढ़े थे, यहां पर हमारे पास टोटल 3 रूल है इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। देखो रूल नंबर 1 क्या है, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, हमने इसके बारे में बात कर ली, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा, ये हमारा सेकंड फोकस होगा। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ऐसा ही केस है जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था मिरर में, है ना। अच्छा ये वाला केस हम लोग पढ़ चुके हैं, जब मैंने तुम्हें प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बताई थी तब मैंने तुम्हें यही बताया था कि जब लाइट रे पैरेलल आएगी तो फोकस से होके चली जाएगी। सेकंड केस है अगर लाइट रे फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
और बच्चों थर्ड केस है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो उसी पाथ पे कंटिन्यू कर जाती है, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। अच्छा, कभी कभी बच्चों को डाउट आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये लाइट रे सीधी सीधी क्यों चली गई और इसमें कोई बेंडिंग क्यों नहीं हुई। जब ये लाइट रे ग्लास से पास होके जाती है, क्या इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता? और अगर रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ बेंडिंग क्यों नहीं होती? तो देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये जितने भी केसेस हम लोगों ने बनाए हैं या जितने भी केसेस हमारे सिलेबस में, बच्चों ये बहुत थिन लेंस के लिए हैं, बहुत ही थिन लेंस के लिए हैं। अगर इसमें लेंस को तुम थिक कर दोगे ना तो फिर ये लाइट रे बेंड हो जाएगी, फिर ये लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगी, जाएगी सेम डायरेक्शन में बट पैरेलल में डिस्प्लेस हो जाएगी। तो इसीलिए ये जितने भी केसेस हैं ना वो सब थिन लेंसेज के लिए हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, इस बात को ध्यान रखना कि ये पेंडिंग रह गया है, इसको पहले क्लियर करते हैं, हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। देखो बिल्कुल एकदम मिरर को फॉलो करना है। याद करो मिरर में तुमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे। बच्चों जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो रेज कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। पैरेलल वाली रेज, दोनों रेज फोकस से होके जाती हैं। कौन सा रूल लगाया तुमने? रूल नंबर 1। जब रेज पैरेलल आती हैं तो फोकस से होके जाती हैं। तो यहां पर देखो जो रेज पैरेलल आ रही हैं बच्चों वो फोकस से होके चली गई। समझ में आ रहा है? जो रेज पैरेलल आ रही है वो फोकस से होके जा रही हैं, कोई डाउट नहीं है। दोनों रेस कहां मिलती हैं बच्चों? फोकस पे मिलती हैं। इसका मतलब इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। जो इमेज फोकस पे बनती है बिल्कुल डॉट जैसी बन रही है। याद करो मिरर में पहले केस में इमेज कैसी बनती है? पहले केस में इमेज बनती है बच्चों हाईली डिमिनिज्ड और रियल और इन्वर्टेड। सेम है, पूरा सेम है, पूरा सेम है मिरर की तरह। देखो लाइट रे रियल में मिल रही हैं, सच में मिल रही हैं भैया, सचमुच में इधर से होके जा रही हैं। जब सचमुच में इधर से होके जा रही हैं तो लाइट रे सचमुच में मिल रही है, मतलब रियल इमेज है। रियल का भाई कौन है? मैंने तुम्हें बताया था ट्विंस में रियल के साथ क्या आता है? हमेशा इन्वर्टेड आता है। बहुत डॉट जैसी इमेज है इसीलिए हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी। पहला केस क्लियर, कोई डाउट नहीं है। सेकंड केस पे आ जाओ बच्चों। सेकंड केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f डैश। ऑब्जेक्ट को तुमने 2f डैश के पीछे रख दिया। देखो यहां पे 2f डैश है और ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड 2f डैश। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f डैश रख दिया, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? AB। अब तुम यहां से देखो, इसके सर से इसका सर पकड़ो और यहां से 2 रेस चलाओ। ऐसे ही हम लोगों ने मिरर में बनाया था। देखो एक रे भेज दो पैरेलल, एक रे भेज दो फोकस से पास कराओ। तुम लोग एक काम भी कर सकते हो, तुम यहां पे एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से भी भेज सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम्हें कौन से 2 रूल यूज करने हैं, जो तुम्हारा मन करे वो तुम 2 रूल इसमें यूज कर लो। तो देखो एक रे को तुमने पैरेलल भेज दिया, एक रे को तुमने फोकस से पास करा दिया। ठीक, जो पैरेलल वाली रे है वो कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। कौन सा रूल है? रूल नंबर 1। जो रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से पास हो जाएगी। बच्चों सेकंड रूल है जो रे फोकस से होके जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। तो तुम देखो जो रे फोकस से होके जा रही है वो पैरेलल हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। बच्चों दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे मिलती हैं तो यहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये सर है, सर कौन सा है? B। तो यहां पर इमेज का सर क्या होगा? B डैश और ये क्या होगा? A डैश। यहां पर जो इमेज बनती है वो f और 2f के बीच में बनती है। पहले इमेज कहां पे बनी थी? फोकस पे बनी थी। अब ऑब्जेक्ट को तुम पास लेकर के आए, इमेज दूर चली गई। देखो ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, थोड़ा पास आ गया, बियॉन्ड 2f डैश आ गया। इस बार क्या है? इमेज कहां चली गई? थोड़ी सी आगे चली गई। पहले फोकस पे थी, अब फोकस और 2f के बीच में पहुंच गई। इसके अलावा पहले इमेज बहुत ही छोटी थी, इस बार छोटी है। इमेज अभी भी छोटी है, डिमिनिश्ड है बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं है। तो यहां पर जो कैरेक्टर होगा इसका या नेचर होगा वो कैसा होगा बच्चों? डिमिनिश्ड होगा। इसके अलावा रियल होगा और रियल के साथ इन्वर्टेड होगा। ये तो तुम मानोगे रियल होगा। रियल क्यों होगा? क्योंकि लाइट रे सचमुच में यहां पे मिली है। ये एरो बनाना बहुत जरूरी है वरना एग्जाम में आधा नंबर कट जाएगा। ठीक, तो लाइट रे इस वाले पॉइंट पे मिली है और यहां पर तुम देखोगे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, साफ साफ इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो बच्चों ये हो गए तुम्हारे पास में 2 केस। अब तुम आ जाओ केस नंबर 3 पे, ऑब्जेक्ट एट 2f डैश। मतलब कहने का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को एक कदम और आगे लेके जाओ। देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ था? बियॉन्ड 2f डैश। ऑब्जेक्ट एक कदम आगे आया, 2f डैश पे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया 2f डैश पे। यहां से 2 रेस चलाई, एक रे पैरेलल, एक रे फोकस से होके जा रही है। जो रे पैरेलल है वो रूल नंबर 1 के हिसाब से फोकस से होके चली जाएगी, जो रे पैरेलल है वो रूल नंबर 1 के हिसाब से फोकस से होके चली गई।
जो रे फोकस से होके गई थी वो रूल नंबर 2 के हिसाब से पैरेलल हो जाएगी, ये वाली रे रूल नंबर 2 के हिसाब से पैरेलल चली गई। बच्चों ये दोनों रेस थी वो इस वाले पॉइंट पे आके मिलती हैं। तुमने देखा भैया ये पॉइंट तो बिल्कुल 2f के नीचे है, इसीलिए इमेज कहां बन गई, 2f पे बन गई। ऑब्जेक्ट जब 2f डैश पे होगा तो इमेज भी कहां पे बनेगी, 2f पे बनेगी। अच्छा अब तुम देखो ये सर क्या है b, तो इसका सर क्या हो गया b डैश, साइज दोनों का बराबर हो गया, यानी कि लेंस से डिस्टेंस भी बराबर 2f और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज भी बराबर होगा। जब बराबर साइज होगा तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों यहां पे, सेम साइज रियल और इन्वर्टेड। रियल तो पता ही है, साफ साफ दिख रहा है, रेस सही में मिली है और रियल के साथ इन्वर्टेड आता ही है और हमें दिख भी रहा है कि कैसी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। बच्चों नेक्स्ट वाले पे आओ, केस नंबर 4 पे। ऑब्जेक्ट बिटवीन f डैश एंड 2f, ऑब्जेक्ट को एक कदम और आगे लेके आओ, ऑब्जेक्ट आ गया 2f डैश और f डैश के बीच में। अब सोचो इमेज कहां पे बनेगी, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, इमेज दूर चली जाएगी, अभी 2f पे पहुंच चुकी थी, अब 2f से दूर चली जाएगी। सोचो इमेज के साइज का क्या होगा, इमेज बहुत छोटी थी, बराबर साइज की हुई, यहां बड़ी हो जाएगी। देखो सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। इस बार मैंने क्या किया, रे को भेज दिया ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधी चली जाती है। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे सीधी चली गई, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद यहां मिलती हैं, तो ये तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन होगी। कैसी है ये, एनलार्ज्ड है, क्योंकि इमेज बड़ी हो चुकी है। तो बच्चों ये है तुम्हारी एनलार्ज्ड इमेज। इसके अलावा एनलार्ज के अलावा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। मुझे लगता है यहां तक की बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट वो 5th केस देखो, ऑब्जेक्ट को रख दिया f डैश पे। देखो यहां से 2 रेस चलाई, एक पैरेलल फोकस से होके चली गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से होके चली गई। दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कहां मिलेंगी भैया, हमने कहा जी कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, रेस तो पैरेलल हैं। इधर बढ़ाओ तो भी नहीं मिलेंगी, इधर बढ़ाओ तो भी नहीं मिलेंगी, तो मान लिया, एज्यूम कर लिया इन्फिनिटी पे मिलेंगी। जब रेस पैरेलल आती हैं तो कहां से आती हैं, इन्फिनिटी पे आती हैं। हमने कहा ये दोनों रेस पैरेलल जा रही हैं, तो कहां पे जाके इमेज बनाएंगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनाएंगी, है ना। ये दोनों रेस इन्फिनिटी पे इमेज बनाएंगी। जो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है बच्चों बहुत बड़ी होती है। मान लो मून पे बन रही है यार, इस प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन खींचो, नीचे मून तक मिला दो, कितनी लंबी इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी होगी, हाईली एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाईली एनलार्ज्ड और कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि रियल में रेस कहां पहुंच रही है, इन्फिनिटी पे पहुंच रही है। और वरना इन्वर्टेड तो तुम्हें दिख ही रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही तो जाके मिलेंगी कहीं पे, तो इन्वर्टेड के साथ रियल आ ही जाता है। तो ये तुम्हारे 5 केस हो गए। मुझे लगता है इन 5 केस में कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक काम करता हूं, ये 3 रूल्स मिटा देता हूं और यहां पे एक 6th केस और बना देता हूं, और तुम्हारा जो कॉन्वेक्स है उसका रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देखो केस नंबर 6, क्या किया तुमने, ऑब्जेक्ट को एक कदम और आगे लेके गए। देखो ऑब्जेक्ट तुम फोकस पे लेके जा चुके थे, अब फोकस से आगे चलो, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, बिटवीन f डैश एंड o। बच्चों देखो हमने क्या किया, यहां पर हमने एक लेंस बनाया। इस केस को ध्यान से देखना, ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर f है, यहां पे 2f है, ये तुम्हारे पास f डैश हो गया और ये 2f डैश हो गया। दिख रहा है ना यहां तक का, नहीं दिख रहा, नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब दिख रहा है ना, अब भी मजा नहीं आएगा, लेकिन दोबारा से करते हैं, चलो कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा f डैश और o के बीच में, ये है a, ये है b। क्या होगा, इसके सर से 2 रेस चलेंगी, एक रे ऐसे गई, बच्चों कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, देखो ऐसे। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो ऐसे। बच्चों ये जो रेज है ना, ये पैरेलल नहीं है, ये रे एक दूसरे से इनका गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इधर कहीं नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जब तुमने रेस को बच्चों पीछे बढ़ाया तो तुमने देखा ये रेस यहां पे जाके मिल गई, तो भाई यहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई, है ना। तो इस केस में जो इमेज बनती है ना, वो इरेक्ट इमेज बनती है। साफ साफ दिख रहा है, इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट के साथ क्या आता है बच्चों, वर्चुअल आता है। अच्छा तुम सोचो, क्या ये रेस सच में मिली है, यहाँ पे नहीं मिली ना, ये तो तुमने झूठ, भाई इस साइड जा रही है रेज, इस साइड जा रही है, तुमने जबरदस्ती इनको पीछे बढ़ा के मिला दिया, तो यानी कि झूठ मूठ में मिलाया भाई हमने, है ना। तो कैसी है, वर्चुअल इमेज है और एनलार्ज्ड है। कैसी है, एनलार्ज्ड है। तुम देख सकते हो ऑब्जेक्ट छोटू, इमेज बड़ी है, मतलब एनलार्ज्ड इमेज है। तो ये तुम्हारे 6 केस हुए कॉन्वेक्स लेंस के।
एक छोटी सी बात मैंने पेंडिंग छोड़ी थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट में बताऊंगा कि वो जो हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे थी उसमें डिफ्लेक्शन क्यों नहीं हुआ था। ये रे ऐसे क्यों चली गई थी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर वाली। बच्चों ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे थी उसमें डिफ्लेक्शन क्यों नहीं होता, ध्यान से देखना। ऐसा था, अगर मान लो मैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्लियर हो गया ना, मिटा दो इसको। देखो मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया, देखो रेक्टेंगुलर ग्लास, ध्यान से समझना, ऐसे लिया, एक रे को मैंने ऐसे भेजा, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ और ये ऐसे चली गई। तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, है ना। अब क्या किया हमने, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को बहुत पतला कर दिया, देखो ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, जो लाइट रे ऐसे जाएगी उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे रिफ्रैक्शन हो गया और फिर ये पैरेलल हो गई फिर से। अब तुम देखो जरा, इनके बीच का जो गैप था ना वो कम हो गया। अब सोचो अगर तुम ग्लास स्लैब को बिल्कुल पतला करते जाओगे, बिल्कुल पतला करते जाओगे, तो क्या होगा, तो दोनों रे एक ही बन जाएंगी, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा तो सही, बट इतना कम होगा कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बच्चों ये जो लेंस है ना हमारे सिलेबस में, ये बहुत थिन लेंस है, बहुत ही पतला, एक्सट्रीमली थिन। और ये एक्सट्रीमली थिन जो लेंस है, अगर तुम इसका ये वाला पोर्शन देखोगे तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरह का। अब तुम देखोगे ये कैसा है, बहुत थिन है, और ये भी अगर बहुत थिन है तो क्या होगा, लाइट रे जाएगी तो सही, लेकिन बिल्कुल ऐसे मान लो इंसिडेंट रे से मिलके निकल जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर दो, अगर हल्का सा इसमें डिफ्लेक्शन आ भी रहा है, हल्का सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट करके निकल जाते हैं और हम कहते हैं लाइट रे सीधी सीधी चली जाएगी, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। चलो कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो बात आती है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस की। बच्चों कॉनकेव लेंस कैसा होता है, तुम्हें बताया गया है, डाइवर्जिंग होता है। मैंने क्या किया, इसके भी देखो 3 रूल बनाए हैं। अब देखो इसके ना पहला रूल तो बहुत सिंपल है यार, एक रे तुमने पैरेलल आई, उसको फोकस से आती हुई दिखाई दी, जैसे हमने प्रिंसिपल फोकस में पढ़ा था। तो इसमें कुछ भी नहीं है, रे पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली गई, कहां से आती हुई दिखाई पड़ी, फोकस से आती हुई दिखाई पड़ी। देखो इसका सेकंड केस थोड़ा समझने वाला है। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं ये बताता हूं। वो क्या करते हैं, वो इस कॉनकेव लेंस को बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे F और यहां पे बनाएंगे F डैश, और ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, इधर F रहेगा और इधर F डैश रहेगा। वो क्या करते हैं बच्चों, लाइट रे को फोकस से पास कराते हैं और पैरेलल कर देते हैं। याद करो ऐसा रे डायग्राम तुमने कॉन्वेक्स में बनाया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ये ओरिजिनल लाइट रे इस वाले पाथ पे जा रही थी, तुमने एक टॉर्च से रोशनी डाली, वो रोशनी इस वाले पाथ पे जा रही है लाइट, है ना, और तुमने इसको बेंड करा दिया भाई, ऐसे करके चली गई। अब यार ये तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ हो गई ना बेंड, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हो जाएगी तो ये तो कॉन्वेक्स की तरह काम करने लगा, ये तो कन्वर्जिंग हो गया। लेकिन है कैसा, डाइवर्जिंग। इसको तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, चली गई इस तरफ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लाइट रे फोकस की तरफ जा रही थी, देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान से देखो इस डायरेक्शन में जा रही है। इनफैक्ट अगर ये बीच में लेंस ना आता, भाई तुमने लेंस बीच में रख दिया, अगर तुम ये लेंस को ना रखोगे तो लाइट रे फोकस की तरफ चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट भाई हमने क्या करा, बीच में लेंस को रख दिया। लेंस को रखने से लेंस ने क्या किया, उस रे को डाइवर्स कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज दिया और उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर। ध्यान से देखो, ये इस पाथ पे जानी चाहिए थी, ये इस साइड डाइवर्ट हुई है ना, और जब इस साइड डाइवर्ट हुई है तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली गई, हो गया डाइवर्जिंग। तो ये ध्यान रखना, फोकस की तरफ जाती हुई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, गई नहीं है फोकस से, फोकस की तरफ जा रही थी, बीच में रख दिया तुमने लेंस और हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखो जरा, रूल नंबर 3 पहले के जैसा है, इसको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ऑप्टिकल सेंटर वाली रे सेम पाथ पे आगे चली जाएगी। अब आता है केस फर्स्ट, इसको मिटा दें। देखो केस फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों। केस, इसमें 2 केस हैं बस। तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पे, रेज आई पैरेलल, पैरेलल वाली रेस कहां से आती दिखाई देंगी, प्रिंसिपल फोकस से। ये रेस प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई पड़ी, इमेज कहां बनेगी, देखो यहां पे, ये बन गई इमेज। अच्छा देखो तुम्हें साफ दिख रहा है इमेज कैसी है, बिल्कुल पॉइंट जैसी है ना। पॉइंट जैसी इमेज कैसी होती है, हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी इमेज। शीशे के सामने खड़े हो, बहुत बड़े लंबे चौड़े तुम, और तुम्हारी छोटी सी इमेज बन जाए, तुम छोटे से दिखाई दो, छोटे से, तो वो कैसी है, हाईली डिमिनिस्ड।
और बताओ कैसी होगी? ये तुम्हारी रियल में नहीं मिली है भाई, ये रेस तो इस साइड जा रही है सचमुच में, लेकिन तुमने जबरदस्ती इनको पीछे बढ़ाया और इस फोकस से आते हुए दिखा दिया, तो यानी कि वर्चुअल इमेज होगी। और बच्चों वर्चुअल होती है तो कैसी होती है? वर्चुअल के साथ इरेक्ट होती है, तो यहां पर इमेज कैसी बन गई? इरेक्ट बन गई। मेरी बात समझ में आ रही है? इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन गई। केवल एक केस तुम्हें और समझना है कि जो लाइट रे है, जो ऑब्जेक्ट है, वो इन्फिनिटी के कहीं और रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा कहीं और रखा हुआ है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, कहीं पर भी रख दो यार, जहां पर तुम्हारा मन करे, जहां पर तुम्हारा मन करे, यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, यहां कहीं पर भी रख दो, बस इन्फिनिटी पे मत रखना। दो रेस को चलाओ, एक पैरेलल वाली रे फोकस से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ये बात समझ में आ रही है? देखो ये रे फोकस से आती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी रे को तुमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, देखो ये वाला केस ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, ऑप्टिकल सेंटर वाली रे इस वाले पाथ पे चली गई। बच्चों ये दोनों रे इस वाले पॉइंट पे मिलती हैं, यानी कि इमेज यहां बन जाती है। ये इमेज कैसी दिख रही है? तुम्हें दिख रही है ना, छोटी सी इमेज है, छोटी सी इमेज। कैसी है? छोटी सी इमेज है और इरेक्ट इमेज है, सीधी। नाम देखो ए बी, ए डैश बी डैश, सीधी इमेज बनी है, तो कैसी है? इरेक्ट और डिमिनिस्ड, क्योंकि छोटी है ना इसीलिए डिमिनिस्ड होगी। और साथ में इरेक्ट जो होंगी उसका ट्विन, मैंने तुम्हें बताया था ना, इसका छोटा भाई है। इरेक्ट का छोटा भाई कौन होता है? वर्चुअल होता है, तो इसको तुमने क्या बता दिया? वर्चुअल इमेज। तो ये तुम्हारे पास दो केस हैं बस कॉनकेव। ये तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट करा दिया। इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर में हमारे पास बचता है अब साइन कन्वेंशन, और उसके बाद आएगा मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस। देखो बच्चों अब आती है बात साइन कन्वेंशन की। देखो साइन कन्वेंशन क्या है? हम क्या करते हैं कि कुछ कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं ना जिसको, राइट साइड में प्लस, इधर एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, तो इधर माइनस ले लिया, इधर प्लस वाई है तो प्लस ले लिया, इधर माइनस वाई है तो माइनस ले लिया। ऐसे ही तुम्हारा एक कॉनकेव का हो गया। बाकी इसमें कुछ नहीं है, वही तुम्हारा मिरर वाला सिस्टम है, यही तुम्हारा यहाँ लेंस वाला है। देखो यहां पर क्या है बच्चों, जो यू है, यू हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखोगे? लेफ्ट में रखोगे। ध्यान रखो ऑब्जेक्ट को हमेशा ही लेफ्ट में रखना है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखोगे तो लेफ्ट तरफ की डिस्टेंस तो माइनस होती है, लेफ्ट तरफ की डिस्टेंस तो माइनस होती है, तो ये कैसा होगा? हमेशा माइनस लिया जाएगा, यू हमेशा माइनस लिया जाएगा। एचओ, एचओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हाइट। मैंने पहले बताया था मिरर में एचओ क्या है, यहां लिख देते हैं इसको। यू क्या है बच्चों? यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना। तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लोगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी लेफ्ट में हो जाएगी, और जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ्ट में हो जाएगी तो यू कैसा हो जाएगा? हर केस में माइनस हो जाएगा। बच्चों एचओ, एचओ क्या है तुम्हारे पास? ऑब्जेक्ट की हाइट। अब सोचो तुम, क्या ऑब्जेक्ट को उल्टा करके रखोगे? नहीं ना, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाएगा। जब ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाएगा तो एचओ कैसा होगा? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस डिस्टेंस को लोगे वो प्लस में लोगे। बात क्लियर हो रही है? फोकल लेंथ पे आ जाओ। देखो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस राइट में है तो इसकी फोकल लेंथ भी राइट में होगी, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होगी। कॉनकेव का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में है तो इसकी फोकल लेंथ भी लेफ्ट में होगी, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ माइनस में होगी। बात समझ में आ रही है? देखो ये V और HI ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने रे डायग्राम समझ लिए, बल्कि मैं कह रहा हूं समझ नहीं लिए, एक बार बना के देख लिए, एक बार रे डायग्राम बना के देख लो, ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो V क्या है? V है इमेज की डिस्टेंस। बच्चों जो इमेज की डिस्टेंस है, कॉन्वेक्स के केस में बात करते हैं, शुरू के 5 केस, टोटल 6 केस थे ना, शुरू के 5 केस में रियल इमेज थी। रियल का मतलब इमेज राइट साइड में बनती है। 5 केस में रियल थी, इन्वर्टेड थी, साइज बढ़ता जा रहा था, याद है ना। तो रियल इमेज थी, राइट साइड में थी, राइट साइड में डिस्टेंस कैसी होती है? प्लस होती है। तो अगर मैं देखो शुरू के 5 केसेस की बात करूं, 5 केसेस की, तो 5 केसेस में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बच्चों लास्ट वाले केस में याद करो, इमेज इधर बनी थी, एनलार्ज्ड बनी थी, इधर बनी थी, एनलार्ज बनी थी, मतलब लेफ्ट में, इस लेंस के लेफ्ट में, और एनलार्ज बनी थी, इरेक्ट बनी थी, है ना। तो जब लेफ्ट में बनी थी तो लेफ्ट वाली कैसी होती है? माइनस में होती है। तो जो लास्ट वाला केस होगा ना, वो लास्ट वाला केस कैसा होगा? माइनस में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये जो V है इस कॉनकेव में सिस्टम उल्टा है। कॉनकेव में याद करो दोनों ही इमेज, एक यहां बनी थी फोकस पे, एक यहां बनी थी, बहुत छोटी इमेज बनाई थी मैंने, है ना, बहुत छोटी इमेज बनाई थी। बच्चों अब दो देखो तो दोनों ही, चाहे वो हाईली डिमिनिश बने
चाहे डिमिनिश बने, बन तो राइट साइड में ही रही है ना, और राइट साइड में जो होती है वो कैसी होती है, प्लस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही केस में v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से एच आई की बात करते हैं। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। एच आई क्या है, इमेज हाइट, है ना, इमेज हाइट। और v क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस। ठीक, अब देखो इस इमेज की हाइट शुरू के 5 केस में इमेज कैसी थी, रियल। ये किस लिए लिया है प्लस, यहां पे कैसा है, रियल, और ये कैसा है, वर्चुअल, है ना। तो यहां पे माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा बच्चों, मैं गलत कह गया, सॉरी। यहां पे देखो, यहां पे कैसा होगा, यहां पे इस साइड बना था, लेफ्ट में बनी थी इमेज लेफ्ट में बनी थी, डिमिनिश बनी थी, इरेक्ट बनी थी, वर्चुअल बनी थी। तो यहां पर ये वर्चुअल होगी, तो वर्चुअल का मतलब इसको कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। तो ये कैसा है हमारा, वर्चुअल। सही है। अब देखो जब रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड कैसी होती है, नीचे, तो माइनस में होता है। इसका मतलब शुरू के 5 केस में रियल के साथ कैसी होगी, इन्वर्टेड, एच आई माइनस में होगा। इसको हमने क्या लिख दिया, इन्वर्टेड। और बच्चों जो लास्ट वाला केस था उसमें वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल का मतलब कैसा था, इधर, और इरेक्ट का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो कैसा होगा, प्लस होगा, यानी कि इरेक्ट इमेज होगी। बच्चों इस केस में, दोनों ही केस में मैंने इरेक्ट बताया था, इरेक्ट का मतलब प्लस ले लो, और ये कैसी हो गई, इरेक्ट इमेज हो गई। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसको रटोगे ना 2 दिन में भूल जाओगे। पहले तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस करो, रे डायग्राम की प्रैक्टिस करने के बाद इसको एक बार ध्यान से देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला वैसा ही जैसे लेंस फॉर्मूला था, लेंस फॉर्मूला में प्लस था, मिरर फॉर्मूला में माइनस है। ये प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना, और 1/u माइनस 1/v मत करना, 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन सेम है, वहां पे क्या था, v/u और माइनस का v/u और hi/ho। यहां पर क्या है, माइनस नहीं है, बस v/u है, hi/ho है। यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो यहां तक का पोर्शन समझ में आ गया। अब देखो वहां पर भी हमने ऐसे ही किया था, जब तुम्हें नेचर ऑफ इमेज बताना होता है, तो बच्चों नेचर ऑफ इमेज कैसे बताओगे, देखो ध्यान दो, v पॉजिटिव है तो रियल इमेज है, तो v पॉजिटिव अगर आएगा तो रियल इमेज होगी आंसर में, अगर v नेगेटिव आएगा तो वर्चुअल इमेज होगी। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि रियल इमेज कैसी है, इधर की तरफ है। इधर वाली इमेज कैसी है बच्चों, रियल, यानी कि राइट साइड की। इधर वाली इमेज कैसी होती है, वर्चुअल, मींस लेफ्ट साइड की। तो माइनस में हो गई, तो वर्चुअल माइनस में है और रियल कैसा है, प्लस में है। देखो m की बात करें तो अगर m प्लस, मैंने पहले बताया था मिरर में, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी इमेज होगी। m माइनस में है तो उल्टी इमेज होगी। m 1 से बड़ा तो इमेज भी बड़ी, m 1 से छोटा तो इमेज भी छोटी, और अगर m 1 के बराबर तो इमेज भी बराबर। सबसे आसान तरीका याद करने का, m प्लस में इमेज सीधी, m माइनस में इमेज उल्टी, m 1 से बड़ा इमेज बड़ी, m 1 से छोटा इमेज छोटी, और m 1 के बराबर तो इमेज भी कैसी होगी, बराबर होगी। इसको तुम यहां से समझ सकते हो, देखो यहां से देखो, HO तो हमेशा प्लस में है, अगर HI प्लस में लोगे तो M प्लस में होगा, इरेक्ट इमेज। इन्वर्टेड इमेज के लिए HI माइनस में होगा तो M माइनस में होगा, ये आ गया। अगर HI बड़ा है, इमेज का साइज बड़ा है, एनलार्ज्ड इमेज है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो M ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एनलार्ज्ड इमेज। HI छोटा है, इमेज का साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, उस केस में क्या होगा, m लेस देन 1 हो जाएगा, m लेस देन 1 डिमिनिश्ड इमेज। और दोनों बराबर है तो भैया दोनों को मार दो, कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 1, यानी कि सेम साइज। तो मुझे लगता है यहां तक का पोर्शन अपने को समझ में आ गया। बच्चों अब इस टॉपिक में केवल एक टॉपिक बचा है हमारे पास इस चैप्टर में, और टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो खत्म कर देंगे। बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। देखो पावर ऑफ लेंस होता क्या है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेस। रटने के लिए बताया मैंने, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेस। मतलब समझो अब इसका, मेरे पास एक मिरर, एक लेंस है, सॉरी 2 लेंस है मान लो, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, 2 लेंस है। बच्चों इस वाले लेंस पे लाइट रे आई ऐसे करके, और इस वाली लेंस पे भी लाइट रे ऐसे आई, ठीक। ये कैसा कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भेजेगा, कन्वर्जिंग लेंस है। तो अब होगा क्या, देखो मान लो इसने लाइट रे को ऐसे भेज दिया और इसने लाइट रे को ऐसे भेज दिया, समझना बहुत ध्यान से, ऐसे। सवाल यह है किसकी पावर ज्यादा और क्यों।
देखो ये लाइट रे इस एंगल पे बेंड हुई, ज्यादा एंगल है ना, ये लाइट रे इस एंगल पे बेंड हुई, कम एंगल है, मतलब इस वाले लेंस ने लाइट रे को ज्यादा बेंड करा दिया, इस लेंस ने लाइट रे को कम बेंड कराया। तो भाई साहब पावर किसकी ज्यादा है? पावर उसकी ज्यादा है जो ज्यादा बेंड कराएगा, पावर उसकी कम है जो कम बेंड कराएगा। तो इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा होगी और इसकी पावर कम होगी, सिंपल। अच्छा सोचो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? ये इसकी फोकल लेंथ होगी, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? ये इसकी फोकल लेंथ होगी। क्या लग रहा है ऐसा कि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम है ना? तो ये फोकल लेंथ ज्यादा है ना, तो जिसकी पावर, सॉरी मैंने अब एम लिख दिया, जिसकी पावर कम उसकी फोकल लेंथ तो भाई साहब ज्यादा हो गई, और जिसकी पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ तो कम हो गई। बात समझ रहे हो मेरी? तो कहने का मतलब हुआ पावर को बढ़ाओगे तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। पावर कम है फोकल लेंथ ज्यादा है, देखो फोकल लेंथ ज्यादा है, पावर ज्यादा है फोकल लेंथ कम है, देखो फोकल लेंथ कम हो गई, पावर को बढ़ा दिया। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस किस में यूज करोगे? कॉन्वेक्स लेंस में यूज करोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। तो जितना ज्यादा कन्वर्स करा देगा, इसने ज्यादा कन्वर्स करा दिया, इसकी पावर ज्यादा, इसने कम कन्वर्स कराया, इसकी पावर कम। ऐसे ही कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है, क्योंकि वो डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है तो जो जितना ज्यादा डाइवर्स करा देगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? एक को बढ़ाना दूसरे को कम करना। देखो तुमने पावर को कम किया तो फोकल लेंथ बढ़ गई, पावर को कम किया फोकल लेंथ बढ़ गई, पावर को बढ़ाया फोकल लेंथ कम हो गई। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल है, इसका मतलब पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में काम करते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होगा F इज, या पावर का लिखते हैं, पावर इक्वल टू 1/f, पावर इक्वल टू 1/f, जहां पर f मैंने किस में लिया है? मीटर में लिया है। देखो ये हो गया रेसिप्रोकल, है ना? तो पावर रेसिप्रोकल के बराबर होती है, पावर फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। यानी कि अगर फोकल लेंथ को बढ़ाओगे तो पावर कम हो जाएगी, फोकल लेंथ को कम करोगे तो पावर बढ़ जाएगी। ये तो हमने पढ़ा अभी। तो पावर क्या होती है? 1/f। f किस में लोगे? मीटर में लोगे, लेकिन हमें न्यूमेरिकल में मीटर में नहीं दिया जाता, सेंटीमीटर में दिया जाता है। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा 100/f, और f होगा सेंटीमीटर में। कैसे आया भैया? तुम समझ सकते हो, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई करो। नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 100। तो कितना आ गया? 100/f, और f किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा, ठीक है बच्चों। पावर की जो यूनिट होती है ना वो डायोप्टर होती है। तुम जब भी मान लो चश्मा टेस्ट कराओ, आंखें टेस्ट कराओ, तो आईसाइट टेस्ट कराने में डॉक्टर जब तुम्हें तुम्हारा चश्मे का नंबर बना के देगा, माइनस में होगा या प्लस में होगा, वो भी डिस्कस करेंगे, माइनस में कब होगा, प्लस में कब होगा। तो जैसे मान लो मैंने चश्मा लगा रखा है, मेरा नंबर माइनस में है, किसी और ने लगा रखा है उसका प्लस में है, तो उसके आगे डी लिखा हुआ होता है, -1D, -2D। वो डी क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। इस डायोप्टर को डिफाइन कर सकते हो तुम। जैसे मान लो इस डायोप्टर को डिफाइन करना है, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो बताओ पावर कितनी हो जाएगी? अगर फोकल लेंथ को 1 मीटर कर दूंगा तो पावर हो जाएगी 1/1, यानी कि 1 डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो पावर कितनी होगी? 1/1, यानी कि 1 डायोप्टर। तो सिंपल डेफिनेशन बन गई। 1 डायोप्टर क्या होता है? 1 डायोप्टर होता है उस लेंस की फोकल लेंथ, सॉरी 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर होती है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। तो ये तुम्हारे पास बिल्कुल सिंपल डायोप्टर की डेफिनेशन बन गई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ तो प्लस में होती है, और जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव की फोकल लेंथ तो माइनस में होती है, और पावर 1/f होता है या 100/f होता है। इसका मतलब अगर कॉन्वेक्स की मैं पावर की बात करूंगा तो भाई माइनस में होगी, और कॉनकेव की पावर की बात करूंगा तो, सॉरी कॉन्वेक्स की पावर की बात करूंगा तो प्लस में होगी, और कॉनकेव की पावर माइनस में होगी। अब जैसे बताओ, मैंने बताया मैंने स्पेक्स लगाया हुआ है, इन लेंस का नंबर माइनस में है,
तो कौन सा लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स होगा कॉनकेव होगा? कॉनकेव होगा ना, क्योंकि इसकी पावर कैसी है, माइनस में है। तो अगर पावर माइनस में है तो समझ लो कॉनकेव लेंस है, अगर पावर प्लस में है तो समझ लो कॉन्वेक्स लेंस है। मुझे लगता है पावर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सबसे पहले लास्ट ईयर ही एग्जाम में पूछा गया है, लास्ट ईयर ही एग्जाम में पूछा गया है कि दो ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताओ जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज किया जाता है। तो पहला आंसर है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, और दूसरा आंसर है बच्चों हमारे पास माइक्रोस्कोप, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज करते हैं। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप। ठीक है, आती है बात कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता क्या है। हम क्या करते हैं, सिंपल दो लेंस को कंबाइन कर देते हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे रख दो, यहाँ पे कॉन्वेक्स रख दो, कॉन्वेक्स रख दो, या यहाँ पे कॉनकेव रख दो, कॉनकेव रख दो, या कॉन्वेक्स रख दो, कॉनकेव रख दो, कैसे भी कंबाइन कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जो इस कॉम्बिनेशन की टोटल पावर होगी, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन की जो टोटल पावर होगी वो कितनी होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इन सबका तुम्हें एल्जेब्रिक सम करना है। अभी बताऊंगा एल्जेब्रिक सम क्या होता है। बच्चों पावर क्या होता है, 1/f। तो अगर मैं इसको लिख दूं 1/f तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस कॉम्बिनेशन का के लिए बात कर रहा हूं। ये इधर वाली साइड क्या है, ये इधर वाली साइड है पूरी कॉम्बिनेशन की, और इधर वाली साइड क्या है, इंडिविजुअल लेंसेज की। तो 1/f, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन की पावर है P, तो मैंने कह दिया इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f है, तो P इक्वल टू कितना हो गया, 1/f इक्वल टू पहला लेंस कॉन्वेक्स है जो भी है 1/f1, दूसरे लेंस की पावर P2 1/f2 एंड डॉट डॉट डॉट, जितने भी लेंस हैं उतनी फोकल लेंथ हो जाए। क्यों, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं यहां पे, मान लो मेरे पास में दो लेंस हैं बच्चों। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास और एक मेरे पास कॉनकेव लेंस है। ठीक, तुमसे कहा गया कि जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की पावर है, मान लो कॉन्वेक्स की पावर है 5 डायोप्टर, और जो कॉनकेव है बच्चों उसकी पावर है माइनस प्लस नहीं लेते, मान लो 7 डायोप्टर। ठीक, तुमसे कहा गया पावर बताओ कॉम्बिनेशन की, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन तुम्हें बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है। तुमसे कहा गया फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। इसके अलावा तुमसे कहा गया इसका नेचर बताओ कैसा होगा, नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। 3 चीजें तुमसे पूछी गई। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की। तो P इक्वल टू कितना होता है, P1 प्लस P2। बच्चों ये है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक का मतलब होता है प्लस प्लस में लेना है, माइनस माइनस में लेना है, मतलब प्लस और माइनस को इंक्लूड करना है। देखो ये है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस में होती है तो इसकी पावर भी प्लस में होती है। ये है कॉनकेव, इसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है तो इसकी पावर भी माइनस में होती है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, P1 मतलब इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो P1 का तो प्लस में होगा, कॉन्वेक्स कितना है 5D, तो मैंने लिखा 5D प्लस। P2 मतलब इसकी पावर किसकी, कॉनकेव की, माइनस में होती है तो क्या लेंगे, माइनस का 7D, तो माइनस का 7D। बच्चों आंसर कितना आएगा, माइनस का 2D। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आ गया, माइनस का 2 डायोप्टर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ 100/f, तो सॉरी 100/p है ना, क्योंकि p क्या होता है तुम्हारा, p होता है 100/f। बात समझ में आ रही है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 100/ माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर ये आ गया। आसान है ना। अब मुझे बताओ ये कॉम्बिनेशन कैसे नेचर का होगा। कॉम्बिनेशन की पावर माइनस में है, पावर माइनस में कब होती है, जब कॉनकेव हो। कॉनकेव की पावर कैसी होती है, माइनस में होती है। बच्चों अगर ये माइनस में है और कॉनकेव है, तो कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये डाइवर्जिंग इन नेचर है। कैसा है, डाइवर्जिंग इन नेचर है। मान लो पावर प्लस में आ जाए, तो पावर के प्लस में आने का मतलब हुआ नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। तो मुझे लगता है ये सारी बातें समझ में आ गई। ये मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। बच्चों अब इसके बाद में बसते हैं न्यूमेरिकल, तो एक और वीडियो में लूंगा। उस वीडियो में सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, यानी कि रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इसके अलावा पिछले साल के आए हुए कुछ क्वेश्चंस, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ हॉट्स,
ये सारे क्वेश्चंस लेकर के बहुत जल्दी एक वीडियो डालूंगा। फिलहाल तुम अपना एक पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लो, मिरर का, लेंस का, ताकि न्यूमेरिकल तुम्हें ठीक से समझ में आ सके।